स्टार्ट। प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज पुनः जिस प्रकार आपसे बात हुई थी कि हिंदी का हम पाठ्यक्रम आप लोगों का शुरू कर चुके हैं और उसी हिंदी के दूसरे क्रम में जो हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए चुना है, एक अध्याय आप लोगों के लिए चुना है, वो अध्याय है आप लोगों का समास। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो हमारा विषय होगा समास। तो हम बात करते हैं समास की। समास एक ऐसा महत्वपूर्ण अध्याय है हिंदी में कि जो किसी भी परीक्षा में उससे 2 या 2 से ज्यादा क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और उसमें बहुत छोटी सी ट्रिक्स को इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, उन शब्दों को पहचानने की जरूरत होती है। तो जो भी समास का प्रश्न आप लोगों के सामने आने वाला है उसमें आप क्या गलतियां करते हैं और समास में किस प्रकार से आप उसको जान सकते हैं, आज उसी विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जो भी हिंदी का अध्याय आप लोगों के सामने वीडियो के रूप में आप लोगों को मिलता है उसको एक बार देखें और देखने के बाद में ये कोशिश करें कि मेरा इस अध्याय में क्या संदेह है या मैं कहां पर अपने आप को इसमें अपरिपूर्ण व्यक्त करता हूं, ये सारी चीजें देखने वाली है। तो बात करते हैं समास क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात समास का मतलब है किसी चीज का संक्षेपीकरण करना या उसको छोटा करना। बहुत लंबी लंबी बातें ना करके उसको 2 शब्दों की बजाय एक शब्द में व्यक्त करना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं समास का शब्द शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अतः जब 2 या 2 से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो आपने विभक्ति पढ़ी है कर्ता ने कर्म को कर्म से, उनको बीच में से निकाल के जिस शब्द का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, आपका समास कहलाता है। देखिए समास में क्या है, जैसे हमने यहाँ पे दिया रसोई घर, तो रसोई घर क्या है, रसोई घर की अगर हम बात करें तो एक ऐसा घर है रसोई जिसके अंदर खाना पकता है, या रसोई खाना बनाने वाला घर या खाने का सामान रखने वाला घर, अर्थात उस शब्द के पीछे एक बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है जिसके अंदर हम खाना बनाते हैं या हम उसके अंदर खाना बनाने का काम करते हैं। तो क्या है रसोई घर, जो एक सामासिक शब्द है। अच्छा, किसी समस्त पद या सामासिक पद को उसके विभिन्न पदों और विभक्ति से पृथक करने की क्रिया को क्या कहते हैं, समास का विग्रह कहते हैं। अभी हमने बात करी थी रसोई घर की बात करी थी, तो रसोई घर क्या था, एक संक्षिप्त शब्द है जो आप लोगों को लग रहा है इस रसोई घर का नाम आने से पता चलेगा कि जहां पर खाना बनाया जाता हो या जहां पर हम लोग जो है बैठकर खाना बनाने की तैयारी करते हो वो क्या है, रसोई घर। जब इस शब्द को हम 2 टुकड़ों में या 2 से अधिक टुकड़ों में विभाजित करेंगे तो हम क्या कहते हैं, उसको समास का विग्रह कहते हैं। तो गलतियां कहां होती है बेटा लोग, आप लोग वो पूछता है कि समास का विग्रह क्या है तो आप उसका संक्षिप्तीकरण कर देते हो, अर्थात उसका छोटा रूप बना देते हो। और जहां पे पूछता है कि समास का सामासिक शब्द क्या है वहां पे आप उसको खोलना शुरू कर देते हो। तो जहां पे आपका सामासिक पद पूछता है वह क्या है, संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है, अर्थात रसोई घर क्या है, सामासिक पद है। और विग्रह क्या होगा, रसोई का घर, अर्थात जिसके अंदर खाना बनाया जाता हो। यह समास को पहचानने और जानने की तरकीब है। दूसरे देखिए, अब समास कितने प्रकार है। एक क्वेश्चन उठता है हमेशा व्याकरण में कि समास के प्रकार कितने। व्याकरण के अनुसार समास के प्रकार कितने हैं, 4 प्रकार हैं। देखिए कितने प्रकार है, मैंने यहां लिखा है पेन से, कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। पहला कौन सा है, पूर्व पद प्रधान। कौन सा पद है बेटा, पूर्व पद प्रधान। पूर्व माने पहला, जिन शब्दों के अंदर या जिस सामासिक शब्द के अंदर पहला पद, पद का मतलब होता है, हमने एक चीज पढ़ाई थी आपको हिंदी में कि हिंदी भाषा को किन चीजों में बांटा गया है, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। किसे बांटा गया, यहां लिखते हैं देखिए, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, ये हमारे हिंदी के क्या है, क्रम है। वर्ण क्या है आपका, ए है, शब्द क्या है आपका, अमन है, और पद क्या है, अमन जाता है। तो जहां पे पद, जहां पे पहला पद क्या हो, आपका पूर्व पद प्रधान हो, जहां पे पहले पद को प्रधानता दी गई अर्थात वो महत्वपूर्ण हो, वो क्या कहलाएगा, आपका अवयवी भाव समास होगा। अर्थात पहला पद प्रधान होगा, दूसरा पद क्या होगा, अवयव होगा। अवयव का मतलब है निरर्थक होगा, वह क्या होगा, आपका अवयवी भाव समास होगा। दूसरी देखिए, उत्तर पद प्रधान, अर्थात जिसका दूसरा पद प्रधान होगा वह क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास।
द्विगु समास और कर्मधारय समास। इसके अंदर 3 समास आ जाते हैं। पहले में उत्तर पद वाले में कितने आएंगे? 3। कौन सा? तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। ये किसके पाठ है? जिसके अंदर उत्तर पद प्रधान होगा। पूर्व पद, पहला पद, उत्तर पद, दूसरा पद। तो दूसरा पद जिसमें प्रधान होगा वे कौन कौन से समास है? तत्पुरुष है, द्विगु है और कर्मधारय है। तीसरा है दोनों पद प्रधान। जिस समास में बच्चे लोग दोनों पद प्रधान हो, पहला भी, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, वे क्या कहलाएंगे आपके? वह द्वंद्व समास होगा। और ये द्वंद्व समास बहुत खास होता है, इसको आप हमेशा से ध्यान रखें कि दोनों पदों की जिसपे प्रधानता हो, आपसे पूछेगा प्रश्न कि वह कौन सा समास है जिसके अंदर दोनों पदों की प्रधानता होती है, तो वह क्या होगा? आपका द्वंद्व समास होगा। तीसरा देखिए, दोनों पद अप्रधान। क्या है? दोनों पद अप्रधान। दोनों पद अप्रधान का मतलब है कि ना ही उसमें पूर्व पद प्रधान है और ना ही उत्तर पद प्रधान है। अर्थात क्या है उसके अंदर कि आपके दोनों पद एक समान है। ये क्या होगा? आपका बहुब्रीहि समास होगा। अगर प्रकार पूछता है तो कितने प्रकार लिखने हैं आपको? 4 प्रकार का समास लिखना है। और अगर भेद पूछता है तो यहाँ पे भेद कर सकते हैं हम लोग। भेद कितने हैं? इसके समास को 6 भागों में बांटा गया है, क्योंकि हमने जो उत्तर पद प्रधान वाला पद था उसको अलग अलग खोल दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? भी अवयवी भाव समास। इसका क्या है? पूर्व पद प्रधान है। दूसरा क्या है आपका? तत्पुरुष समास है। किसमें आ रहा है? उत्तर पद प्रधान में आ रहा है। तीसरा क्या है? द्वंद्व समास है। चौथा क्या है? बहुब्रीहि समास है। पांचवा क्या है? द्विगु समास है। और ये क्या है? पांचवा क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है, ये छठा हो गया। 1 2 3 4 5 6, छठा हो गया। छठा कर्मधारय समास है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर वो प्रकार पूछता है तो 4 प्रकार है, और अगर भेद पूछता है तो कितने हैं? 6 भेद हैं। भेद और प्रकार एक ही चीज है, मगर भेद में क्या है कि हमने उत्तर पद प्रधान के अंदर जो हमारे समास आते थे उनको भी खोल के अलग अलग कर दिया है। अर्थात जो उसके अंदर छुपा हुआ भेद था उसको भी सामने प्रकट कर दिया है। तो इसलिए हम इसको भेद बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे प्रकार बोलेंगे। अभी सबसे पहला समास की बात करते हैं बच्चे। तो सबसे पहला समास क्या आ जाता है? अवयवी भाव समास। देखिए, अवयवी भाव समास में पहचान क्या है? पहला पद प्रधान होता है। पहली चीज जानने वाली क्या है? पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरी चीज जानने वाली क्या है? यहाँ पे पहला पद या दूसरा पद अवयव होता है। अर्थात पहला पद भी अवयव हो सकता है कहीं पे और दूसरा पद भी अवयव हो सकता है। वे शब्द यहाँ पे खाए, वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अवयव कहते हैं। अवयव का मतलब है जो ऐसे शब्द हैं आपके उसके अंदर जो किसी भी प्रकार से नहीं बदलते। कैसे? और, एवं, अति, अध्यम, इस प्रकार के शब्द जो हैं जो आपके किसी भी काल या लिंग वचन के कारक से नहीं बदलते, वे क्या कहलाते हैं? आपके अवयव कहलाते हैं। देखिए, तीसरा दिया है, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो। दोबारा देखें, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो अर्थात वो रिपीट हो रहा हो और दोनों शब्द मिलकर एक अवयव की तरह प्रयुक्त हो, वहां भी क्या होगा? अवयवी भाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति। यथा क्या है? दोबारा देखिए, यथा क्या है? अवयव है। यथा को आप लिंग वचन कारक के साथ में चेंज नहीं कर सकते। यथा जैसा होगा यथा ही रहेगा। यथो यथे नहीं हो सकता। तो क्या है? यथा है शक्ति। शक्ति भी शक्ति ही रहेगी। शक्तियों शक्तियां नहीं हो सकती। क्या होगी? शक्ति रहेगी। तो दोनों पद क्या है? अवयव है। तो क्या बन रहा है? शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति। अर्थात इस प्रकार के शब्द जिसके अंदर दोनों पद यवव हो या पहला पद क्या हो आपका जो है पूर्व पद प्रधान हो, वे क्या होते हैं? अवयवी समास। दूसरा देखिए, और ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये बहुत खास है। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। पहला पद क्या है आपका? यहाँ पे यथा अवयव है, शीघ्र भी क्या है? अवयव है। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। यथेच्छा, बहुत खास है, प्रश्न आ सकता है, देख ले ध्यान से इसको। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन ब दिन, हर दिन। प्रति और दिन दोनों क्या है? अवयव है। और एक क्या है? प्रधान है। तो दोनों में क्या प्रति भी चेंज नहीं हो सकता, ना दिन लिंग वचन कारक के अनुसार चेंज हो सकता। अतः ये भी क्या है? आपका अवयवी भाव समास है। प्रत्येक,
प्रत्यक्ष, घर घर, हाथों हाथ, रातों रात, बीचों बीच, साथ साथ। पहला शब्द देखिए, कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे, अभी हमने देखे साफ साफ, इसका मतलब है साफ। पहला मतलब क्या है? साफ का मतलब है स्वच्छ रखना। मगर दूसरा शब्द क्या है? इसकी साथ में जोड़ दिया है, पुनरावृत्ति कर दी है इस शब्द की, साफ की। ये क्या है? अगर इसको हम मानते हैं सही शब्द तो ये क्या बन जाएगा? अवयव बन जाएगा। और अगर हम इसको शब्द मानते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा? अवयव बन जाएगा। दोनों में तो एक शब्द शब्द की तरह प्रयुक्त हो और दूसरा शब्द अवयव की तरह प्रयुक्त जिस शब्द में हो, साफ साफ, घटाघट, फटाफट, चटाचट, उठपैठ, ये सारे जिस प्रकार के जो शब्द आप यहाँ पे देख सकते हैं वो सारे क्या है? अव्यवभाषी समास का हिस्सा है। तीसरी चीज देखिए यहाँ पे, आवरण, आसमुद्र, भरपेट, अनुकूल, या जीवन, निर्विवाद, दरअसल, बाकायदा, ये सारे शब्द जिनके अंदर आप बड़े आराम से देख सकते हैं। और जो शब्द मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं इसमें पीडीएफ के अंदर, उनको प्लीज आप एक बार जरूर से देख लें, क्योंकि ये वे शब्द हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों की परीक्षा के लिए। और अक्सर इन्हीं प्रश्नों में से, इन्हीं टाइप के जो यहाँ पे समाज दिए हुए हैं, इसी टाइप का वो आपको एक साथ दे देगा। जैसे साफ साफ है, देखने में बहुत आसान लग रहा है, मगर क्या है? दोनों पर, बीचों बीच है, रातों रात है, एक रात हो सकता है, मगर दूसरी क्या है? रातों रात। दोनों शब्द एक ही है, मगर क्या मतलब? एक अवयव बन गया है और एक क्या बन गया है? शब्द बन गया है। तीसरी चीज देखिए, दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। कैसे? इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों में हे, ने, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं। अर्थात इसमें क्या है? इन विभक्तियों के अलावा ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त बाकी भी विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं और इसके अनुसार इसके उपभेद कितने होते हैं? जैसे देखिए, कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण, किसको अर्पण? को। किसकी मात्रा आ रही है आपकी? ओ की मात्रा आ रही है, तो किसको? को। कृष्ण को अर्पण। नेत्र, नेत्रों को सुख, ओ की मात्रा है। वनगमन, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त करने वाला। अब इसके भेद कितने हैं देखिए। जो हमारी विभक्तियां हैं, कर्ता ने कर्म को, कर्म के एक साथ में क्या आती है? को। कर्ता ने, से, सो, अधिकरण कहां से आ रहा है? अधिकरण में क्या आता है? से, के द्वारा। ईश्वर को प्रदत्त, अर्थात ईश्वर से प्रदत्त। हस्त लिखित, क्या आ जाएगा? हाथों से लिखित। क्या कौन सी वो है? अधिकरण है, से, के द्वारा। जो हमारी विभक्तियां हैं, जब आप कारक पढ़ोगे उसके अंदर जो विभक्तियां हैं, जिस भी शब्द के अंदर आप विभक्तियों के मेल से बना शब्द देखें या आपको लगे कि इसके अंदर विभक्तियां आ सकती हैं, तो वो शब्द क्या होगा आपका? आप देख सकते हैं वह आपका क्या है? तत्पुरुष समास का भेद होगा। दूसरा देखिए, करण तत्पुरुष में क्या है? के से लिए। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत। दयार्थ, दया से अर्थ, रत्नों से जड़ित। इसके बाद देखिए संप्रदान। संप्रदान किस लिए प्रयोग होता है? के लिए। कर्ता ने कर्म को, संप्रदान के लिए, ये सारी चीजें जो आपके उसमें पढ़ेंगे। हमन सामग्री, अब इस शब्द को ना अगर हम देखें, यहीं पे देखिए हमन सामग्री, हमन के लिए सामग्री, क्या लिए यहाँ पे? के लिए सामग्री। तो जिसके अंदर ये जो विभक्ति है ये दिखाई दे आपको शब्द को देखते के साथ ही, अगर मैं शब्द को खोलूंगा या उसका विग्रह करूंगा और विग्रह करते समय मेरी विभक्ति क्या आ रही है? के लिए आ रही है, तो मेरा क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष होगा। और ये आपको तब समझ आएगा जब आप कारकों को एक बार दोबारा से देख लेंगे। तीसरी चीज देखिए, विद्यालय। विद्या के लिए आल्य, किसके लिए आल्य है? के लिए। अर्थात जहां पे विद्या प्राप्त करनी हो उसके लिए जो समान, आल्य का मतलब है मकान या जगह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। फिर अपादान तत्पुरुष, कितना है? अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष की पहचान क्या है? से दो जगह आएगा, एक से
जोड़ने के लिए और एक से अलग करने के लिए। ये जो अपादान तत्पुरुष है ये हमेशा अलग करने वाली बात करता है। पेड़ से पत्ता गिरा, कौन सा कारक है? अपादान है। क्यों? क्योंकि अलग हो रहा है। वह मुझसे मिलकर गया, से किससे? मुझसे मिलकर गया, अर्थात मुझसे अलग हो गया। तो जहां पे इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हो वहां पे क्या होगा? आपका अपादान तत्पुरुष होगा। इसको पहचानने का बहुत छोटा है तरीका यह है कि शब्द का सबसे पहले इस शब्द का आप क्या करें? विग्रह करने की कोशिश करें मन में। और जब आप विग्रह करेंगे, जैसे रण मुक्त है तो क्या लगेगा? आप देखिए, रण से मुक्त, रण से मुक्त क्या हो रहा है? आप मुक्ति पा रहे हो किससे? रण से। पदच्युत, पद से अलग हटाना, अर्थात जहां पे दूर करने की बात आ रही हो, चाहे वो रण की बात हो या पद की बात हो या मार्ग से भ्रष्ट या मार्ग से अलग जाने की बात हो, वह सब क्यों क्या क्या करेंगे? अपादान तत्पुरुष में आ जाएंगे। और ये क्या होगा? अपादान तत्पुरुष समास होगा। ये आपसे पूछ सकता है। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है, देश से निकाला में बताइए कौन सा समास है। तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप क्या करेंगे? इसमें पहली बात तो आपसे समास कौन सा पूछेगा। यहां पे आप दोबारा देखिए ऊपर से, कौन सा समास है इसके अंदर? सबसे पहले तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास के अंदर फिर आपको यह देखना है कि तत्पुरुष समास के अंदर सबसे पहले मेरा क्या है? अपादान तत्पुरुष है। क्या है? अपादान तत्पुरुष है। और अपादान तत्पुरुष के अंदर मुझे क्या करना है? ये देश से निकाला था, मैं अलग हो रहा हूं देश से, तो कौन सा आएगा? अपादान तत्पुरुष होगा। ये आपको कब देखना है? आपने शब्द के अंदर देखना है और शब्द को पहचान के आपको प्रश्न का जवाब देना होगा। नेक्स्ट देखिए, संबंध तत्पुरुष में क्या होता है? का, के, की। जिन भी शब्दों को विग्रह करने के लिए का, के, की आवश्यकता पड़े वे आपके क्या कहलाएंगे? संबंध तत्पुरुष। जैसे मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, अर्थात परिषद किसकी है? मंत्रियों की। किसका इस्तेमाल हो रहा है? की का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, प्रेम सागर, किसका? का इस्तेमाल हो रहा है। प्रेम का सागर, अर्थात आंख बंद करके आपको विग्रह करना है मन में। और मन में विग्रह करने के बाद अगर विभक्ति का इस्तेमाल हो रहा है तो आपको उसके अंदर देख लेना है कि तत्पुरुष समास तो है ही, और तत्पुरुष समास के साथ में कौन सी विभक्ति इस्तेमाल हो रही है? संबंध तत्पुरुष की हो रही है। तो क्या होगा? संबंध कारक, अर्थात जहां पे किसी चीज से किसी दूसरी वस्तु का या दूसरे आदमी का या मनुष्य का संबंध स्थापित पैदा हो रहा हो, वह क्या है? आपका संबंध तत्पुरुष है। जैसे राजमाता, राजा की माता, किससे संबंध है? राजा की माता का। जो माता का संबंध है किससे संबंध है? राजा से। आम का चून, चून का संबंध किससे है? आम से है। किसने जोड़ा है शब्द को? का ने जोड़ा है। तो जहां पे इस प्रकार की विभक्ति आप देखिए विग्रह करते समय, वहां पे आंख बंद करके आपको समास को देख लेना है। और खासकर आपका संबंध तत्पुरुष जो है ये आपको खास में रखना है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको पहले भी आए हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में क्या है? में, पे, पर। अधिकरण तत्पुरुष इसमें क्या है? वनवास। वनवास को अगर आप विग्रह करोगे इसको ना देखे बगैर तो क्या होगा? वन में जो वास करता हो वह क्या है? वनवासी है। अर्थात यहां पे देख सकते हैं वन में वास, क्या विभक्ति? में आ रही है। दीव दया, जीवों पर दया, पर आ रहा है। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, अर्थात में आ रहा है। तो कुल मिला के अगर हम पूरे तत्पुरुष की बात करते हैं तो तत्पुरुष के अंदर सिर्फ और सिर्फ पहचानने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है बच्चा लोग? कि आप लोगों को पहले विभक्तियों को देखना है। जितनी अपनी 8 विभक्तियां हैं उन विभक्तियों को देखना है, कौन सी विभक्ति कौन सी जगह पे प्रयुक्त होती है, और वही विभक्तियां आपको तत्पुरुष समास के अंदर दिखाई देगी। और तत्पुरुष समास सबसे बड़ा समास है जिसको विभक्तियों के अंदर विभाजित किया गया है। और आपसे पूछ लेगा कोई भी एक शब्द देके पूछेगा घुड़सवार के अंदर बताइए कौन सा समास है, तो आपको देखना है तत्पुरुष समास तो है ही, मगर क्या है? अभी घोड़े पर सवार, तो पर विभक्ति किसमें आती है? आपकी अधिकरण में आती है। ये चीज आप लोगों को याद करनी है कि अधिकरण की जो विभक्ति है वो क्या है? में, पे, पर। घोड़े पर अगर बोलता मेज पर किताब रखी में बताइए कौन सी विभक्ति है, तो क्या होगा? अधिकरण है। क्या है? क्योंकि वो उसके ऊपर अधिकार जमा के बैठे, किताब रखी है। तो ये चीजें आप लोगों को याद करनी है। नेक्स्ट समास की बात करते हैं। नेक्स्ट समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व
द्वंद का अगर हम मतलब निकालते हैं, द्वंद का मतलब है एक साथ जुड़ा हुआ, बिल्कुल गुठा हुआ झगड़ा, जहां पे द्वंद युद्ध मतलब एक दूसरे से गुटम गुट होना, अर्थात कुछ ऐसे शब्द जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ में सटे हुए, उनको क्या कहलाते हैं? द्वंद समास कहलाते हैं। जैसे द्वंद समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात द्वंद कहां पे होगा? अगर हम ऐसे ही बात करते हैं तो एक बहुत छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि द्वंद कहां होगा? द्वंद का मतलब है लड़ाई, अर्थात झगड़ा या मिलना। तो द्वंद कहां होगा? जहां दोनों चीज बराबर के होंगे। तो ये याद रखना है कि जहां पे दोनों चीज बराबर की मात्रा में हो, दोनों नाम बराबर के हो, दोनों संज्ञा हो या दोनों सर्वनाम हो या दोनों प्रोनाउन हो या दोनों विशेषण हो, वह क्या होगा? आपका द्वंद समास होगा। अर्थात लड़ाई दो बराबर वालों में होती है, तो दो बराबर वालों में होगी तो दो शब्द बराबर के जब होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे, तो वहां पे क्या होगा? आपका द्वंद समास होगा। ये चीज आप लोगों को याद करनी है। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, ये भी चीज देखना है। अधिकतर विलोम हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये चीज आप लोगों को इसमें देखिए द्वंद समास में। जैसे माता पिता, माता का अगर आप विलोम शब्द करेंगे तो क्या आ जाएगा? पिता। दोनों का क्या है? विलोम है। मगर शब्द क्या है? एक शब्द है। दूसरा देखिए दाल रोटी, दाल अलग है, रोटी अलग है, अर्थात रोटी का विलोम क्या बन जाएगा? रोटी। तो जहां पे पाप पुण्य, पाप क्या है? अच्छा करना, वो गरा खराब करना, और पुण्य क्या? अच्छा करना। तो जहां पे अधिकतर देखने में आपको शब्द के अंदर विलोम शब्द दिखाई दे और एक शब्द दूसरे शब्द का अपोजिट शब्द दिखाई दे, वह आंख बंद करके क्या करना है? द्वंद समास को लगाना है। देखिए अन्न जल, अन्न अलग चीज है और जल अलग चीज है। विलोम शब्द कह सकते हैं जल वायु, जल अलग है, वायु अलग है। जहां जल होगा वहां वायु नहीं होगी, अर्थात जल क्या करेगा? या तो जल होगा या वायु होगा। वायु होगी तो वो जल को क्या करेगी? सुखा देगी। तो दोनों विपरीत शब्द जहां पे इस्तेमाल होते हो, जहां पे दोनों शब्द इस प्रकार के हो कि उनकी टक्कर हो, दोनों किसी से कमजोर ना हो, ना ही जल कमजोर है ना ही वायु, ना ही फल कमजोर है ना ही फूल, ना ही भला अच्छा है ना बुरा। तो जहां पे इस प्रकार के शब्दों का मेल हो, जहां पे द्वंद हो दो शब्दों के बीच में, वह हमेशा द्वंद समास होगा। और इसमें खास शब्द कुछ ऐसा देखना है, जैसे धर्माधर्म, सुरासुर, शीतोष्ण, यथास्त्र, शीतास्त्र, ये सारे शब्द आप लोगों को क्या है? खास में रखने हैं और इन चीजों को आपको देखना है। नेक्स्ट है बहुब्री समास। बहुब्री समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात ना ही पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। तो इसमें देखने वाली चीज क्या है? इसमें प्रयुक्त पदों के समास अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है, अर्थात जो शब्द है उसकी प्रधानता क्या है? अलग रहती है। जैसे इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं गजानन, क्या है? गजानन। गज का आनंद, जिसका क्या है? मतलब गणेश, अर्थात जो गज के जैसा दिखने वाला हो वह क्या होगा? गजानन होगा। और इसका अर्थ क्या है? आपका गणेश। अर्थात आपके शब्द का अगर आप विग्रह करते हो तो मतलब क्या निकलता है? अलग बन जाता है। और अगर उसका एक साथ शब्द जोड़ते हो तो उसका मतलब क्या बन जाता है? अलग बन जाता है। विग्रह करने पे शब्द का अलग अर्थ है और उसका समासीकरण करने पे शब्द क्या बन जाता है? अलग। समासीकरण पे गणेश बनता है और अलग करने पे गज का आनंद था, जिसको गज के जैसा, हाथी के जैसा दिखाई देता हो। देखिए त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, वह क्या है? शिव है। अगर हम कहें तीन नेत्र वाला आदमी है तो ऑटोमेटिकली हमें लगता है कि वो भगवान शिव होगा। चतुर्भुज, जिसकी चार भुजाएं हैं, वह किसकी? अर्थात विष्णु। तो जहां पे शब्दों का अर्थ अलग हो जाए उसको हम क्या करेंगे? वह हमारा अब बहुब्री समास होगा। एक चीज और इसमें देख सकते हैं कि जहां पे जितने भी हमारे देवताओं के नाम हैं अधिकतर, वे सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? बहुब्री समास के अंदर आते हैं। और अधिकतर उनका जो रूप है वो बहुब्री समास के अंदर ही लाके बोला जाता है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे
क्या है? गजानन गणेश, त्रिनेत्र शिव, चतुर्भुज विष्णु, षडानन कौन है? कार्तिकेय, दशानन कौन है? रावण, घनश्याम कौन है? कृष्ण, पीतांबर कौन है? विष्णु, चंद्रचूड़ कौन है? अर्थात चंद्रमा, गिरधर कौन है? शिव, मुरारी कौन है? कृष्ण, आशुतोष कौन है? ये सारे शब्द अधिकतर रिलेटेड किससे हैं? भगवानों के नाम से हैं, जिसके पीछे एक आशय छुपा हो वह क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। आगे ले सकते हैं इसमें, जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, क्या निकल जाएगा? किसका? अर्थात शिव। महादेव, जो सारे देवों का देव हो, क्या निकलेगा उसका? देवताओं में महान है जो, वह क्या निकलेगा? महादेव शिव। तो जहां पे आप लोगों को किसी शब्द को विच्छेद करने के बाद में वहां पे उसका अलग मतलब निकल जाए, वह आपका क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। इसमें कुछ खास शब्द मैं आपको बता रहा हूं। आजान बाहु देख लीजिए 1 नंबर, दूसरा क्या है? मयूरावाहन 2 नंबर, वाल्मीकि 3 नंबर, मंदबुद्धि 4 और अष्टाध्यायी 5। इस प्रकार के शब्दों को आप देख सकते हैं, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत खास हो सकते हैं और इनको आप इस पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तीसरे 5वें नंबर में देखते हैं द्विगु समास की बात करते हैं। द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक हो सकता है, अर्थात अभी तक हमने बात करी थी अलग अलग अर्थों की, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? द्विगु समास की बात कर रहे हैं। तो द्विगु समास में सबसे मेन चीज क्या है कि आप जिस भी शब्द को देखते हैं वह पहला क्या होगा? संख्यावाचक हो सकता है, अर्थात उसके अंदर संख्या का ज्ञान होता होगा, वह क्या होगा? आपका द्विगु समास होगा। तो कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक हो जाता है, कभी कभी दोनों पद हो सकते हैं संख्यावाचक। एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहां पे इसका विग्रह करने पर क्या होगा? समूह या समाहार का शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे दो राहा, सबसे पहला शब्द क्या है? दो, आगे क्या? राहा, मतलब क्या? दो रास्तों को जहां पर एक जगह मिलाया गया हो वह क्या है? दो राह है। अर्थात दो राहों का समाहार। पहले क्या है? पक्षद्वय। पक्ष क्या है? पक्ष क्या है? एक साप्ताहिक क्या है? साप्ताहिक आपका, जैसे आपका हफ्ता है, इस तरह के पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। पक्ष दय का मतलब है दो। तो सबसे पहले इसमें लिखा है आपको कि आपका संख्यावाचक पद पहला भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। तो पहले पद में संख्या क्या थी? पहले नंबर पे थी, और इसमें संख्या क्या है? अभी दूसरे नंबर पे। तो पक्षद्वय, दो पक्षों का समूह। संपादकद्वय, दो संपादकों का समूह। किसका? दो संपादकों का समूह। क्या है? संपादकद्वय। त्रिभुज, देखिए बहुत अच्छा शब्द है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, खास में त्रिभुज। सबसे पहले क्या? त्रिभुज माने भुजाओं वाला, अर्थात जो 3 भुजाओं वाला वो क्या आपका होगा? आपका द्विगु समास के अंदर आएगा। तो कुल मिला के आपको बहुत छोटी सी चीज सोचने वाली है बेटा लोग, कि जिस भी शब्द के अंदर आगे वाले पद में या पीछे वाले पद में अगर कहीं पे भी आपको संख्यावाचक कोई शब्द दिखाई देता है, या प्रथम पद में या सेकंड पद में, वो आंख बंद करके क्या करना है? आपका द्विगु समास होगा। दोबारा सुने, जहां पे पहले पद में या दूसरे पद में शब्द के कोई भी संख्यावाचक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, वह क्या होगा? आपका द्विगु समास होगा। दूसरी चीज और कुछ शब्द देखते हैं। त्रिरात्मन हो गया, चतुर्भुज हो गया, चतुर्वर्ण हो गया, पंचामृत हो गया, पंचपात्र हो गया, पंचमटी हो गया। ये जो शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं ये बहुत खास है, इनको प्लीज दोबारा से एक बार देख लें। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला समाहार, अर्थात एक 4 भुजा है जिसकी ऐसे। तीसरी चीज पंचामृत, जिसके अंदर 5 चीजों को मिला के क्या हो? जिसके अंदर दूध हो, शहद हो, जल हो, घी हो और शक्कर भी हो। तो क्या है? 5 चीजों को मिला के जो बना गया वो क्या है? पंचाहार बना। तीसरी चीज पंचपात्र, अर्थात 5 पात्रों का समाहार। एक प्लेट में आपने कटोरी भी रखी, चम्मच भी रखी, गिलास भी रखा, क्या बन गया? पंचपात्र बन गया। तीसरी चीज पंचवटी, अर्थात जहां 5 वृक्षों ने मिलकर एक साथ झुंड बनाया हुआ हो, वह क्या कहलाएगी? आपकी पंचवटी। षटभुज, अर्थात जिसके अंदर 6 भुजाएं हो, इस तरह 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, वह क्या कहलाएगा? षटभुज कहलाएगा। सप्ताह, आप खुद सोच सकते हैं,
7 दिनों का जो है समूह है क्या सप्ताह, सत सही, जिसके अंदर 100 से ज्यादा जो है दोहे होंगे क्या कहलाएगा आपका, 700 दोहों का समाहार सत सही कहलाएगा। सप्तती, सप्तऋषि, अष्ट सिद्धि, जिसके अंदर 8 सिद्धि करनी हो जिसने, अर्थात भगवान हनुमान जी हैं। उसके बाद नवरत्न, जिसके अंदर 9 रत्नों का प्रयोग। तो कुल मिला के बहुत सारी बातें ना करके एक शॉर्टकट आपको याद करना है कि जिन शब्दों के अंदर आपको सबसे पहले देखने से लगे कि इसके अंदर संख्यावाचक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, वह आपके क्या होंगे, द्वंद्व समास होंगे। और ये बिल्कुल आपको देखना है, आंख बंद करके, ये द्विगु समास होगा और इसको क्या करना है, आपको गलती नहीं करनी है। क्या करनी है, गलती नहीं करनी है। द्विगु समास के अंदर देख के गलती नहीं करनी है। और द्विगु समास में खासकर आपको देखने वाली चीज है कि इसके अंदर आपकी क्या हो गया, संख्याओं का बोध हो। क्या हो, संख्याओं का बोध हो। तो ये क्या होगा, आपका द्विगु समास होगा। नेक्स्ट, कर्मधारय। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य होता है। पहले जानने वाली बात है कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, राम सुंदर है, राम सुंदर है या सुंदर लड़का है। तो इसमें दोनों चीजों में देखने वाली चीज क्या है, एक पूछा है विशेषण और एक पूछा है विशेष्य। जिस भी आदमी की सुंदरता के बारे में बताया जाए, तो यहाँ पे सुंदरता के बारे में किसके बारे में बताया जा रहा है, राम के। तो राम क्या होगा, यहाँ पे विशेष्य होगा। राम कौन होगा, विशेष्य होगा। और जिसके बारे में बात की जा रही है, अर्थात जो शब्द इस्तेमाल करें, सुंदर क्या होगा, आपका विशेषण होगा। अर्थात जिस बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में, जिस वस्तु के बारे में जो बात की जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, वो क्या कहलाता है, आपका विशेष्य होगा। और जिसकी, जिन शब्दों का इस्तेमाल उसकी सुंदरता को बखानने के लिए किया जा रहा है, अर्थात सुंदर है या वह काला है या पीला है, जिस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है वह क्या कहलाता है, आपका विशेषण होगा। अर्थात जिन शब्दों के बारे में बात की जा रही है वे क्या है, विशेष्य है। और जिसको सुंदरता बताने वाले शब्द वे क्या है, आपके विशेषण है। तो यहाँ पे क्या है, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा। अर्थात एक की सुंदरता बताई जाएगी और एक शब्द की सुंदरता बताने का काम करेगा। कैसे, देखिए, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुष क्या है, जिस विशेष्य है, पुरुष क्या है, इसमें विशेष्य है। अर्थात पुरुष की विशेषता बताई जा रही है और उत्तम क्या है, आपका विशेषण है। कभी कभी सवाल ऐसा भी कर लेता है, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता है आपसे कि बताइए पुरुषोत्तम में, पुरुष जो उत्तम या पुरुषों में उत्तम हो, ऐसे आपको विधेय देगा और पूछेगा कि बताइए दोनों शब्दों में कौन सा पद विशेष्य है। तो आपको देखना है कि यहाँ पे पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे विशेष्य कौन है, पुरुष है। और जिस शब्द का इस्तेमाल विशेषण के रूप में किया जा रहा है वह क्या है, आपका विशेषण है। अर्थात जिस शब्द का इस्तेमाल सुंदरता बताने में किया जा रहा है वह क्या आपका विशेषण है। देखिए, महापुरुष, महान है जो पुरुष। घनश्याम, घन जैसा श्याम। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर। महर्षि, महान है जो ऋषियों में। अर्थात जिनके अंदर, बहुत छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करना है, जिन शब्दों के अंदर विशेषण और विशेष्य दोनों हो, विशेषण और विशेष्य। विशेष्य वो शब्द है जिसकी बारे में सुंदरता या उसकी बुराई की जा रही हो। अर्थात मेरे बारे में बोला जा रहा है मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, तो मेरे बारे में तो मैं क्या हुआ हूं, विशेष्य हुआ हूं। और अच्छा आदमी नहीं हूं, अच्छा नहीं हूं, वो जो नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया वह क्या हो गया, आपका विशेषण है। सीता काली लड़की है। सीता क्या है, आपकी विशेष्य है। किस, क्योंकि विशेष्य की बारे में विशेषण इस्तेमाल हो रहा है, तो सीता क्या विशेष्य है और काली क्या है, विशेषण होगा। तो जिन भी शब्दों के अंदर ये दोनों शब्द विद्यमान हो, दोनों शब्द आपको पहली साइट में देखने से मिले, वह आपका क्या होगा, आपका सीधे कर्मधारय समास होगा। ये चीजें आपको देखनी है। रक्तांबर, कुमति, कुपुत्र, कुत्सित हो जो पुत्र, अर्थात जो बिगड़ा हुआ हो, दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म,
ये सारे शब्द आप देख सकते हैं। इसमें कुछ शब्द है कृष्ण पक्ष, राजश्री, मुखचंद्र, चरण कमल, क्रोधाग्नि। इन शब्दों को आप एक बार दोबारा से देख लें क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कुल मिला के हमने ये कोशिश की है कि खासकर वे शब्द इसके अंदर डाले जाएं जो आपकी पूर्ण परीक्षाओं के अंदर आ चुके हैं या आगे आने की संभावना है। तो इसको बिल्कुल आसान तरीके से ना लें। जो पीडीएफ यहाँ पे आप लोगों को दिया जा रहा है एक बहुत ही सिलेक्टेड रूप में बना के आप लोगों को प्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि आप लोगों का टाइम और समय बच सके। आप अगर ये जो चीजें इसके अंदर मेंशन की अगर आप इसको भी ठीक तरीके से पढ़ लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी में आप समाज में किसी प्रकार की परेशानी आपको होगी। आगे देखिए, अभी जो प्रश्न है आपसे इस प्रकार प्रश्न पूछ सकता है, समाज कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकारों की बात करें तो प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार के होंगे। और अगर यहीं पे पूछ ले भेद, तो भेद कितने प्रकार के हो जाएंगे? यहाँ पे 6 नहीं दिए हैं, 6 दिए, भेद कितने हो जाएंगे? 6 प्रकार के। दोनों प्रश्न निम्न में से समाज का प्रकार नहीं है अवयवी, बहुब्री, द्वंद, अविकारी। देखिए अविकारी जो है कोई समास नहीं होता है, निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास है। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को देगा और किसी भी प्रश्न को बच्चा, बेटा और बेटियों दोनों चीजों को आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो भी हिंदी की आपकी परीक्षा होने वाली है या होगी या हो चुकी है, आप उसके बारे में बहुत सारे बर्डन ना लें। जो पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको इस वीडियो से है या इसका पीडीएफ नहीं मिलता तो एक टेलीग्राम चैनल अलग से बनाया हुआ है हमने ताकि आप लोगों को आसानी से मिल जाए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको, क्या है? CHAUDHARY चौधरी SAHAB। ये क्या है? एक टेलीग्राम चैनल हमने आप लोगों के लिए बना रखा है कि अगर कोई पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिलता क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि मिस्टेक्सली वो नहीं डाल पाते, तो इस चैनल पे आपको यहाँ पे डालेंगे इंग्लिश में चौधरी साहब लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, तो ये टेलीग्राम पे आपको आराम के साथ में सारी पीडीएफ और ये वीडियोज आपको मिल जाती है, वहां पे भी आप इसको देख सकते हैं। दूसरी चीज, चिंता करने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है। जो चीजें यहाँ पे हैं उसको टाइम टू टाइम वीडियो के साथ में देखना है और कोशिश करें जो प्रश्न यहाँ पे बताए गए हैं उनको अपने उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखें। जैसे हमने बताया द्वंद पहचान, द्वंद समाज को पहचानने की ट्रिक आपको बता, अवयव भाव को समाज को पहचानने की उन ट्रिक्स को आप एक लाइन में अपने शब्दों में लिखें, अपनी भाषा में लिखें। और जब आप उसको दोबारा से देखते हैं वीडियो को तो कोशिश करें कि जो इंपोर्टेंट शब्द हैं या जो इंपोर्टेंट बातें हैं वीडियो के अंदर उनको नोट करें और उनको समय रहते याद करें। बाकी बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सारी वीडियोज आप लोगों के पास आएंगी, आपके सिलेबस को पूरा कराया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, घबराए ना, चिंता ना करें। जय हिंद, जय भारत।